तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियोस में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग चैप्टर 4 को अच्छे से निचोड़ेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप सब बहुत अच्छे से प्यार करते हो यार। इस चैनल को, छोटा सा चैनल है फिर भी बिलीव रखा है और मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो बहुत सारे कंटेंट आप सबको देने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया है हिंदी का, टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लो। अब तुम्हें भी पता है कि हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद है, तो भाई एग्जाम में 100 में 50 तो मार दोगे। ललित निबंध है मेरे भाई, सबसे पहला सवाल है आपका, ललित निबंध है। तो ये जो ललित निबंध है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही तो है ललित निबंध है मेरे भाई, याद रख लेना। तो इसमें पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। क्योंकि बहादुर, मछली और ये जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये ललित निबंध के अंदर नहीं आता है। क्लियर है? तो पहला का ऑप्शन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में मेरे भाई आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। 2 नंबर का सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं, यानी कि बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं मेरे भाई, कहाँ के? तो गौड़ देश के लोग। कहाँ के? गौड़ देश के लोग, है ना। बड़े बड़े नाखून, यह नाखून, यह नाखून, कोई इतने नाखून, मतलब नेट पे आप देखे हो यार स्त्री को वायरल होते हुए। स्त्री यानी लड़की, वही लड़की सुंदर सुंदर लड़की। ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है, मज़ा आएगा यार, आराम से रहो ना, हम है ना, किस बात का गम है। चलो अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किसने लिखा है? अरे यह जो चैप्टर है मेरे भाई, यह किसने लिखा है? तो यह लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो बहुत प्यार तरीके से हम लोग याद कर रहे हैं। ये जो हजार के नोट याद रख लो, नाखून बढ़ते हैं ना हम लोगों के, तो 1000 नोटों वाला इंसान लिखा था, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। क्लियर है? चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो निर्लज अपराधी कहा गया है डाकू को। किसे कहा गया है? डाकू को कहा गया है, या किसे कहा गया है? चलो तो मेरे भाई निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, बताओ। निर्लज अपराधी है नाखून। नाखून कुछ करता है नहीं, फिर भी आप उसे काटते हो। नाखून कुछ करता है आपको, फिर भी उसे काटते हो यार। निर्लज अपराधी है ना, बेचारा कुछ नहीं करता है कि निर्लज अपराधी है कौन? नाखून। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है, और 5 नंबर का सवाल बोल रहा है कि नख किसका प्रतीक है? तो ये जो नाखून होता है ना, पशुता का, किसका? पशुता का प्रतीक, पशुता, पशुता। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। 6 नंबर का सवाल है आपका, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करता है? कौन कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करता है, यानी नाखून को पसंद करता है? तो दक्षिणात्य के लोग, है ना, दक्षिणात्य याद रख लेना, यानी कि दक्षिण के लोग ये बहुत पसंद करते हैं, बहुत छोटा छोटा नाखून पसंद करते हैं। ठीक ना। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे। बहुत हार्ड गर्मी है तो शकल पे मत जाना, थोड़ी सी बेकार लगेगी पता है, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया, याद रहेगा ना, बलिया। ठीक है, चलो बलिया गांव में हुआ था। तो मेरे भाई अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। अगला सवाल है 8 नंबर का, हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो आलोक पर्व के लिए। किसके लिए? आलोक पर्व के लिए उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। क्लियर है? क्लियर है, याद हो रहा है। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है कि दूसरों को इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जो दूसरे के इशारों पर लोग भटकते हैं ना, जो दूसरा कोई कहा दिया भाई तुम मान लेते हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें कोई बोल दे रहा है तो तुम किसी को पसंद कर ले रहे हो उसकी बातों से। तो ऐसा नहीं करना है, यह बातें जो है वो मूड लोगों की है ना। दूसरों के इशारे पर जो भटकने वाले लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है मूड लोग। क्या? मूड लोग, है ना। चलो
अगला सवाल है 10 नंबर का, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक किससे पूछता है? तो बेटी से। किससे? बेटी ने, है ना। सॉरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो बेटी ने लेखक से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए नाखून जो है वह क्यों बढ़ते हैं। और ये सवाल मेरे भाई बेटी ने लेखक से करा था। चलो अगला सवाल है, इस मेहनत के लिए एक लाइक और एक शेयर अपने दोस्तों से शेयर करा के, है ना, बता देना। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ये जो नखधर है मनुष्य वो किस पे? तो एटम बम पर। किस पे? एटम बम पे। भाई एटम बम देखे हो भाई, आजकल ये एटम बम है, मान लो कहीं भी निकाल के इस क्लिप को फेंक दो, ब्लम से फटेगा, ठीक है। चलो, तो एटम बम बहुत तरीके से आता है यार। अगला सवाल देखो, एक एक ऑब्जेक्टिव करा दूंगा बिल्कुल क्लियर तरीके से, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लड़ेंगे भाई, एक एक चैप्टर करा रहा हूँ। आर्यों के पास था, आर्यों के पास था मेरे भाई, देखो लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था और मिट्टी के घर भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यों के पास था ये तीनों चीज़ें, घोड़े भी थी, मिट्टी के घर भी थे और लोहा का पात्र भी था, वस्त्र भी था। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था? सब पुराने खराब नहीं होते और सब अच्छे मतलब नए अच्छे नहीं होते, यह जो बात था ना वो कालिदास ने कहा था। किसने कहा था मेरे भाई? कालिदास ने यह बात कही थी, ठीक है। चलो, गर्मी से तो हालत मेरी ख़राब है, फिर भी मैं वीडियोज़ आप सभी के लिए बना रहा हूँ और बनाऊँगा भी मेरे भाई, ठीक है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शास्त्र था, तो प्राचीन मानव बहुत पहले के मानव का ना नाखून एक क्या था? अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे। लड़ोगे हुर के फाड़ देंगे, है ना, बकोट देंगे पूरी तुम्हारी शक्ल की दासा बिगाड़ देंगे, तो एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे। और अगला है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा एक जगह है जो कि जापान में है। कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है, ठीक ना। कहाँ? जापान में। एक बार और बोलो, मैं रिवीजन कराता हूँ यार, मुझे पता है आप सब गाइड से पढ़ते हो, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव याद करते हो, अपने ट्यूशन से याद करते हो। मैं ऑब्जेक्टिव में एक नंबर भी नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक ना, एक एक ठोक सब सब्जेक्ट में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का जो काम सूत्र में मिलता है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए नंबर का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। चलो, तो नाखून का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में मेरे भाई मिलता है? तो काम सूत्र में, ठीक ना। और अगला सवाल है 17 नंबर, हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है मेरे भाई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही हिंदी साहित्य के आदिकाल को लिखा है ना। चलो, एक कृति के अंदर आता है, तो अच्छे से याद रख लेना ये क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि 18 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व है? किस पे गर्व है मेरे भाई? ठीक है, चलो, तो उनको भारतीय परंपराओं पर गर्व है, जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, ठीक है, इस पे गर्व है, जो हमारा मेरे भाई नियम है, ठीक ना। चलो, बहुत हालत ख़राब है मेरी, और वही बोलता हूँ ना यार, दोस्त अगर आपके चाहे तो कहाँ नहीं पहुँचा देंगे, और आप लोग शेयर जरूर करना। चलो, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? भारतीय संस्कृति की बंध युक्त है, सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, तो रिलेशन में बंधे हैं, कुछ चीज़ को लेकर बंधे हैं, कोई काम को लेकर बंधे हैं, तो एक दूसरे से क्या है मेरे भाई? बंध युक्त हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति क्या है? तो बंध युक्त है, याद रख लेना। और अगला है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने, है ना, निर्लज अपराधी किसे कहा है मेरे भाई? तो कहा था नाखून को एक निर्लज अपराधी। इस तरह से क्वेश्चन घुमा दिया, ये क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने किया था ना, ठीक ना। चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा, बिल्कुल घबरा मत। दधीची की हड्डी से क्या बना था मेरे भाई? तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। इंद्र भगवान का वज्र कैसा था? इस तरह से था, है ना, इस तरह से था। ये क्या था? इंद्र का वज्र है मेरे भाई, याद हो गया होगा। चलो, तो दधीची से बना था। किससे? दधीची से। चलो, क्लियर है ना। अगला है तुम्हारा 22 नंबर का सवाल है मेरे भाई, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो भाई बर्बरता समापन हेतु, यानी बराबर करने के लिए। भाई बढ़ जा रहा है, बार बार बढ़ रहा है, तो तुम क्या करोगे? और अगला सवाल है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है ना। अनाम दास याद रख लेना का दो पोथा है ना, पोथा साहित्य तो उपन्यास है मेरे भाई। क्या है? उपन्यास के अंतर्गत आता है, तो ये उपन्यास एक रचना है। अच्छे से याद हो गया होगा। और अगले सवाल करेंगे जो कि 24 नंबर का सवाल है
कह रहा है 24 नंबर का सवाल कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला है। किस पे? आलोक पर्व पे कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस तरह से क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने एक किया था। ठीक है, चलो। और अगला सवाल है 25 नंबर का सवाल बोल रहा है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो मनुष्य को नाखून की ज़रूरत जंगली जीवन में थी, यानी जंगल में जब रहा करते थे तब नाखून की ज़रूरत थी। समझ रहे हो? फाइट उट करने के लिए, मान लो कोई जानवर हमला कर दिया या कुछ भी हो गया, खुद से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो जब जंगली जीवन जीते थे, जंगल में रहते थे, तब नाखून की ज़रूरत बहुत पड़ती थी। ठीक ना। अगला, असुरों के पास नहीं था। अरे यार, असुरों के पास देखो विद्याएं तो थी, शक्ति तो थी, युद्ध कौशल भी था, लेकिन लोहे के अस्त्र नहीं थे उन लोगों के पास। क्या नहीं था? लोहे के अस्त्र नहीं थे। और अगला सवाल है 27 नंबर का। ठीक ना। 27 नंबर का सवाल है कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। तो 2000 वर्ष पहले। 2000 कितना मेरे भाई? 2000 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहाँ 100 साल की एक ज़िंदगी नहीं होती है ना। और 2000 की बात कर दिया, पहले की बात। सोचो कि कितनी पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। चलो अगला, कौन नाखून को जिलाया जा रहा था, मतलब जीवित रखा था, है ना? कौन मेरे भाई? प्रकृति। कौन? प्रकृति है जो नाखून को जिया रही है यार। ठीक है, नेचुरल चीज़ है नाखून। ठीक है, तुम्हें भी पता है, ये प्राकृतिक द्वारा देन है। कौन? नाखून भाई हम लोगों का। ठीक है, चलो अगला है, देखो दंतावलंबी का अर्थ क्या होता है? दंतवालंबी, है ना। दंतवालंबी का अर्थ होता है दांत का सहारा लेकर जीने वाला। दांत के सहारे इंसान जब जीता है, खाओ पियो मौज मारो, तो जब उसको बोलते हैं। और अगला सवाल है 30 नंबर का। चलो जितने भी क्वेश्चन है आराम से लगाओ, आपका भाई है ना, मज़ा आएगा बिल्कुल भी यार, जुड़े रहो। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो मानववादी। कौन सा? मानववादी जो विचार है ना, दृष्टिकोण है, वह प्रकट होता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक इंसान के मन में यही सोचें आती हैं। आती हैं कि नहीं भाई बताओ? आती है ना, बहुत बढ़िया। अगला, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? लो फिर से आ गया, नाखून को कहा है। तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा भाई, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक ना। अगला सवाल है तुम्हारा, देख लो 32 नंबर का सवाल है कि कामसूत्र किसकी रचना है? फिर से आ गया, वात्स्यायन जी की है ना। वात्स्यायन जी की कामसूत्र है। कौन? कामसूत्र, वात्स्यायन जी की। और अगला सवाल है तुम्हारा 33 नंबर का। कौन सा? 33 नंबर का। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक, है ना, याद रख लेना। तो मोम होता है। क्या होता है? मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। क्लियर है। अगला सवाल है जो कि 34 नंबर का सवाल है मेरे भाई, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? एक पुराण है। तुम्हें भी पता है, पुराने समय के बारे में बातें हैं इसमें। तो महाभारत क्या है? पुराण है। क्या है? पुराण है। चलो क्लियर है ना। अगला सवाल है तुम्हारा, देखो 35, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा मेरे भाई जापान में है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना। चलो, जापान में एक छोटा सा जगह है हिरोशिमा। ठीक है, चलो अगला है जो कि 36 नंबर का सवाल है। और 36 नंबर का सवाल आपका बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? भाई बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर ये बलिया पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर किया था, बस बलिया एक जगह था, लेकिन इसमें पूरा बता दिया कि वो किस राज्य में पड़ता है। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो बंदरिया, है ना। आदर्श बनेगा भाई बंदरिया, बंदरिया। ठीक है, तो कभी एक इंसान का आदर्श नहीं बन सकता। कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर के रूप में पहले थे, फिर इंसान बन गए। चलो कोई नहीं। देखो, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को, क्योंकि उन्हें ही कहा जाता है देवताओं का राजा, है ना। पानी वही बरसाते हैं। कौन? इंद्र भगवान मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है। बहुत घमंडी राजा थे वो, याद रख लेना। बहुत घमंडी भगवान थे, और उनको भी कुछ चीज़ें थी तो बाद में समझ में आ गया था, है ना। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो ये जो संपादन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा पृथ्वीराजेशो लिखा गया था, पृथ्वीराज राजेशो। ठीक है। और अगला सवाल देख लो 40 नंबर का, अशोक के फूल किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है अशोक के फूल। क्या है मेरे भाई? अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद की। और अगला सवाल है 41,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो थी ना 1979 में दिल्ली में हो गई थी। कहाँ? 1979 में दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? टोटल ऑब्जेक्टिव हमने कराया, 42वां देख लो है ना अच्छे तरीके से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? लो ये सवाल तुम बता सकते हो। 19 अगस्त 1907 को। 19 याद रख लो और 7 याद रख लो। क्लियर हो गया ना? तो जन्म आपको याद है, वैसे भी आपको पहले से याद था, मुझे पता है। तो क्लियर हो गया। मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा, बस बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो और यूट्यूब पे आप सभी का एक बैच बना दूंगा, है ना, मात्र 99 रुपये का। चेकआउट कर लेना, मात्र 99 रुपया, है ना। पूरा ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऑल सब्जेक्ट। तो एक बस 99 रुपये पापा ले, चाचा ले, भैया ले बोल के करा लेना, कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा ना, फर्स्ट डिवीज़न वहाँ से आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें भी यूट्यूब पे करा दूंगा। बिल्कुल रिलैक्स रहो, मज़े से पढ़ाई करो मेरे भाई, आपका भाई है, सारा चीज़ कंप्लीट करा देगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।